हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार पॉलिटी के खूबसूरत से एक क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 15 तक देख लिया था कि क्या होता है। हमारा आर्टिकल 15 तक जो है जितने भी बातों को हमने जितनी भी बातें होती है उसको हमने जो है समझा रखा है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट के व्यू से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उन सारे आर्टिकलों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी के क्रम में जो है आज हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है आपको जो पहले जो हमने पढ़ा रखा है उसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। उसको एक बार जो है अच्छे तरीके से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि पहले हमने देखा था कि हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र, यानी भारत में जो है 28 राज्य और 8 क्या होंगे, यूटी होंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे। यह हमारा जो है आर्टिकल 1 कहता है। ठीक है, और आर्टिकल 2 हमारा क्या कहता है कि विदेशी राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, कि भारत में जो है विदेशी राज्यों का प्रवेश जो है आर्टिकल 2 के तहत होता है, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 35वां संविधान संशोधन 1975, जिसमें 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो है बनाया गया था। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने 35वां संविधान संशोधन को 1985 बोल दिया था। इसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से हमारा आर्टिकल 3 आता है कि राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन। ठीक है, कि किसी भी राज्य के नाम में सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है बिना उस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह पे। ठीक है, संसद कर सकती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री की मंजूरी जो है आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, यह हमारा आर्टिकल 3 कहता है। इसके बाद से हमने नागरिकता में आर्टिकल को देखा था कि आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जो व्यक्ति 26 जुलाई 1950 से पहले भारत में रहे होंगे उनको भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी। यह हमारा आर्टिकल जो है 5 कहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए आर्टिकल हमारा 6 क्या कहता है, पाक से मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यह हमारा जो है आर्टिकल 6 कहता है। ठीक है, इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि 19 जुलाई सन 1948 से पहले जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया होगा उसको जो है भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी। यह हमारा आर्टिकल 6 कहता है। ठीक, आर्टिकल 7 क्या कहता है कि व्यक्ति जो है पाकिस्तान से भारत चला गया और जब पाकिस्तान में फिर भारत से पाकिस्तान चला गया और जब पाकिस्तान में फिर जो है उसके साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ, मतलब गलत जो है व्यवहार हुआ, फिर वो सोचा कि चला जाए भारत को ही अपना जो है बसेरा बनाया जाए, तो वह पुनः फिर भारत में आ जाता है। उसकी नागरिकता की चर्चा हमारे जो है आर्टिकल 7 में किया गया है, मतलब अनुच्छेद 7 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद से अनुच्छेद 8 आता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 8 बताता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आर्टिकल 9 आता है कि नागरिकता की समाप्ति। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि विदेश में आप रहिए, भारत की नागरिकता आपकी रहेगी। और 9 क्या कहता है कि आप विदेश में रह रहे हैं लेकिन जिस दिन वहाँ की नागरिकता आप बना लेते हैं तो भारत की नागरिकता जो है तुरंत आपकी समाप्त कर देगी संसद। ठीक है, यानी आप विदेश में रह रहे हैं, आर्टिकल 8 क्या कहता है, रहिए आप। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि आप विदेश में रह रहे हैं और किसी विदेशी से शादी कर लिए, अब कह रहे हैं कि अब इसी के साथ जीना है हमको, और हम क्या करते हैं इसी विदेश देश की नागरिकता को ले लेते हैं। तो आर्टिकल 9 हमारा क्या कहता है, संसद क्या करता है कि जाओ ससुरा तुम्हारा नागरिकता जो है अब खत्म हो जाएगा आर्टिकल 9 के तहत। यह कहता है 9। उसके बाद से हमारा आर्टिकल 10 आता है कि नागरिकता का बना रहना। ठीक है, तो नागरिकता का बना रहना का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब तक आप कोई देश विरोधी जो है गतिविधि नहीं करते हैं, जैसे कि आप भारत में रह रहे हैं, भारत के संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, और संविधान का इज्जत करेंगे और जो भी हमारे संवैधानिक नियम है उसका पालन करेंगे तो आपकी नागरिकता बना रहेगा। अगर इसका उल्लंघन किए तो आर्टिकल 9 के तहत नागरिकता आपकी खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद से आर्टिकल 10 क्या कहता है, 11 क्या कहता है कि जो भी हमारे नागरिकता से संबंधित कानून होंगे वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किसको अधिकार है बनाने का, संसद को हमारे अधिकार है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 हमने देखा था, मौलिक अधिकार में हम अब पहुंच चुके हैं भाग 3 में। तो आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, कहता है कि कानून के समक्ष मतलब कानून के नज़र में सभी लोग बराबर है। ठीक है, कानून एक ऐसा आँख है जो सबको जो है समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, किसी को ना बड़ा देखता है ना छोटा देखता है,
सभी जो है एक समान है वो कानून के नज़र में। वो हमारा आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, 14 कहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब आर्टिकल 15 देखिए, 15 क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो है आप उसके साथ जो है भेदभाव जो है डिस्क्रिमिनेट आप जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्रति जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यही हमारा आर्टिकल जो है 15 कहता है। इसको हमने कल तक पढ़ा था, आर्टिकल 15 तक। ठीक है, अब हम उसके आगे देखने वाले हैं आर्टिकल 16 से। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। 16 हमारा क्या कहता है दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यह हमारा आर्टिकल 16 कहता है। समझिएगा, इसको जरा ध्यान से समझना कि लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब क्या, कि हमारी जो भी संसद, जो भी भारत सरकार द्वारा सरकारी नौकरी निकाली जाएगी, फार्म निकाला जाएगा, उसमें सभी भी व्यक्ति को मतलब समान अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि जो भी जो है सरकारी जो है जो भी स्कीम है उसमें प्रत्येक भारत के नागरिक की समान भागीदारी होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारा आर्टिकल जो है 16 कहता है। ठीक है, अब समझते हैं आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 16 समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल 17 को। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत करता है हमारा आर्टिकल 16। यह क्या कहता है कि अस्पृश्यता का मतलब समझिएगा दोस्तों, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, तो आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत मतलब कि छुआछूत का अंत करता है हमारा आर्टिकल 17। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले था, हमारे जो है निम्न वर्ग के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था। ठीक है, उनको जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, अस्पृश्यता के कारण, मतलब छुआछूत के कारण, कि वो निम्न जाति के लोग हैं वो मंदिरों में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद से उन्हें कुओं पर जो है पानी को भरने नहीं दिया जाता था, उच्च जाति के लोग वाले उनको पानी नहीं भरने देते थे, उनके साथ ये भी दुर्व्यवहार होता था। ठीक है, तो यह सब जो है जब हमारा संविधान बना, जब हमारा संविधान, भारत के वरिष्ठ लोगों ने संविधान को बनाया, तो उसी में मौलिक अधिकार के तहत हमारा आर्टिकल 17 जोड़ा गया, और उसी के तहत ये जितने भी भेदभाव निम्न वर्ग के लोगों के साथ होते थे, उन सारे भेदभाव को जो है समाप्त करते हुए हमारा आर्टिकल 17 आया कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसके प्रति जो है कार्रवाई होगी, और वह एक दंड का जो है अभागी होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब आर्टिकल 17 देखते हैं। 18 देखते हैं। 18 क्या कहता है दोस्तों, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत मतलब जितने भी जो है जितने भी जो है भारत सरकार की जो भी आप जो है उपाधियाँ है, वो सारे उपाधियों को अंत करता है। जैसे आप पहले के देखते थे अंग्रेजों के समय, कि अंग्रेजों के समय कोई नाम रहता था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, उसी प्रकार अगर जो है लॉर्ड बहादुर। ठीक है, ये लॉर्ड क्या है, एक उपाधि है। ठीक है, तो इसको आप जो है आप नहीं रख सकते हैं। यह हमारा आर्टिकल 17 कहता है कि आप जो है उपाधि कभी भी धारण नहीं कर सकते हैं, यह उपाधि को अंत करता है। ठीक है, अगर आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई तब बताना, भारत रत्न विजेता सचिन तेंदुलकर हम क्यों कहते हैं, भारत रत्न विजेता APJ अब्दुल कलाम हम क्यों कहते हैं, समझिएगा, देखना मेरे भाई। भारत रत्न क्या है, एक हमारा जो है सैन्य कह रहे हैं, यह हमारा क्या है, एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, यह कोई जो है उपाधि नहीं है, इसीलिए हम इसको उपाधि नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं। इसीलिए इन लोगों के नामों के आगे भारत रत्न लगता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, वह कोई उपाधि नहीं है। तो हमारा अनुच्छेद 8 कहता है कि उपाधियों का जो है अंत। ठीक है, अब आर्टिकल 9 आते हैं। 9 में क्या कहता है दोस्तों, 9 में जो है कई सारे जो है इसके जो है सब क्लाउज हैं, मतलब जो है इसके उप अनुच्छेद हैं। जैसे 19(1) हमारा क्या कहता है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब क्या है दोस्तों, कि आप जो है बोलने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, यह कौन बताता है, हमारा आर्टिकल जो है 19(1) बताता है कि आप जो है बोलने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन
क्या आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं तो किसी को गरियाने लगेंगे? यह बात थोड़ी ना हुआ। आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी को जाए और गरिया रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, यह अधिकार हमारा अनुच्छेद 19(1) देता है। तो इसका मतलब थोड़ी ना हो, तो वो आपको क्या कर सकता है, पीट सकता है, ठीक है। तो इसमें एक बाउंडेशन है कि आप बोलने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन आप मर्यादा में रहकर बोलिए, यह हमारा अनुच्छेद 19(1) कहता है। आप किसी को गाली देने लगेंगे, किसी को ऐसे उल्टा पुल्टा जो है बकने लगेंगे, तो आपको जो है सारा आपका संविधान की पढ़ाई जो है 2 मिनट में झाड़ सकता है, पीट सकता है, ठीक है। तो आप पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए। आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं तो किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यह हमारा आर्टिकल 19(1) कहता है। 20 क्या कहता है? अपराध के संबंध में, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में यह बताता है, कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिस समय अपराध करेगा उसी समय के हिसाब से उसको जो है दंड दिया जाएगा। आप निर्भया केस को देख सकते हैं, उसमें जो है जो भी अपराधी थे उसमें एक था अपराधी, जब वो कांड हुआ तो उस समय उसकी उम्र क्या थी, नाबालिग था, ठीक है। तो अभी जब 2020-19 में जब उसका जो है जजमेंट आया तो उसमें पाया गया कि उस समय के हिसाब से, जिस समय कांड हुआ था उस समय के हिसाब से उसमें एक अपराधी जो था वह नाबालिग था। भले ही जिस समय उसका जो है पूरा जो है जजमेंट आया उस समय वह वयस्क हो चुका था, लेकिन उसको जो है फांसी नहीं दिया गया, क्योंकि वह जब कांड किया था उस समय क्या था, नाबालिग था। इसीलिए हमारा अनुच्छेद 20 कहता है कि आप जिस समय अपराध को करते हैं उसी समय के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। यह हमारा अनुच्छेद 20 कहता है, ठीक है। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, समझिएगा। कहता है कि आप जो है क्या है, स्वतंत्र हैं, ठीक है, स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आप किसी भी अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर सकते हैं। देखिए, इस बात को सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गया और आप यादों में भी चले गए कि हाँ, अब तो हमारा अनुच्छेद भी राइट देता है कि हम शादी कर सकते हैं, तो करेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले पढ़िए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई दूसरा उसको लेकर भाग जाएगा, सरकारी नौकरी लेकर, ठीक है। इसीलिए पहले पढ़िए, तभी आप आर्टिकल 21 भी लगा पाएंगे, समझ में आया कि नहीं। तभी आप आर्टिकल 21 का भी प्रयोग करेंगे कि आप जिसको चाहते हैं तभी उससे ब्याह कर पाएंगे, ठीक है। जब तक नौकरिया आएगा, नौकरिया नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 21 राइट देता है कि आप मनपसंद लड़की से शादी ब्याह कर सकते हैं, ठीक है। यह हमारा अनुच्छेद 21 कहता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले नौकरी प्राप्त करना पड़ेगा। 21 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 21 को जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 2 में जो है हमारे आर्टिकल 21 को जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है जोड़ा गया था। इसको क्या किया गया था कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है 6 से 14 वर्ष को जो है बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। वह कोई भी जो है मतलब कंपनी में कार्य नहीं कर सकते हैं, उनको इस एज तक जो है शिक्षा देना जो है अत्यंत अनिवार्य है। यह हमारा आर्टिकल 21(1) कहता है, ठीक है। 23 क्या कहता है? बलात् श्रम और बेरोजगारी, बलात् श्रम और बेगारी, ठीक है। अब समझिए, यह कहता है कि आप जो आपको कोई काम करवाना है, मान लीजिए, और आप कहें कि चलिए हमारे खेतों में चाहे हमारे घरों में जो काम हो रहा है उसमें आप मजदूरी कर दीजिए। अब आप उस आदमी को लाए और मजदूरी करा दिए और उसके बाद से क्या कर रहे हैं, उसको जो है आप पैसा दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वो उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ, ठीक है। और बेगारी क्या होता है? किसी व्यक्ति को पकड़ कर जबरदस्ती लाए कि चलो काम कर ही पड़ी, हमारा खेत में, हमारे घर में जो है काम तुमको करना ही पड़ेगा, करबो ना तो जइबो कहाँ। अगर इस स्टेटमेंट को आप जो है लगाएंगे तो यह क्या हुआ, बेगारी हुआ। कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती उसको काम कर रहे हैं, चलो करो, जल्दी करो, और करवा रहे हैं, और मजदूरी है 400 और दे रहे हैं 100 रुपया, उससे बेगारी भटवा रहे हैं। एक काम नहीं, कहावत नहीं है कि अब बेगारी भटवा रहा है इससे, तो वही है कि आप किसी से बेगारी भटवा नहीं सकते हैं, ठीक है। वही कहता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 25 क्या कहता है?
धार्मिक अंतःकरण, धार्मिक अंतःकरण इसका मतलब समझिएगा। कहता है आर्टिकल 25 कि आप जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम हो तो अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार कीजिए, आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का प्रचार कीजिए, सिख है तो सिख धर्म का कीजिए, ईसाई है तो ईसाई का कीजिए, जैन है तो जैन धर्म का कीजिए। आप किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म के सर्वोपरि बनाने के लिए जो भी काम करना हो वो कीजिए, ठीक है। लेकिन उसमें जो है भारत का जो है मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, यह हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो आई होप जो है दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे आर्टिकल आपको जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हम जो है जितने भी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसका वीडियो बनाए, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।